हर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए का दिल में है। ये भगत सिंह ने कहा था। इसका मतलब है कि सर कटा लेने की इच्छा अब मेरे दिल में, सर कटा लेने की इच्छा अब मेरे दिल में है। अब देखना यह है कि सर कटा लेने की इच्छा ज्यादा बड़ी है या फिर जो कातिल मेरा सर काटेगा उसके हाथ की ताकत ज्यादा बड़ी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों भगत सिंह ने घर छोड़ दिया था, क्यों भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ने के बाद खुद को अरेस्ट करवाया, क्यों गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 यानी 27 सितंबर 1907 को लालपुर डिस्ट्रिक्ट के बंगा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था और मां का नाम विद्यावती था। उनकी बहन का नाम अमरो था। उनके पिता और 2 चाचा जेल में थे। वे लोग देश की आजादी के लिए आंदोलन में भाग लिए थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। यहीं से भगत सिंह को देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा मिली। यहाँ तक कि उनके एक चाचा ने देश के लिए कुर्बानी तक दे दी। भगत सिंह के जन्म के ही दिन ही उनके पिता और दोनों चाचा जेल से बाहर आए, तो उनके परिवार में खुशियां डबल हो गई। एक बार जब वे बच्चे थे तब उनके पिता सरदार किशन सिंह अपने एक दोस्त के साथ खेत में गए थे, तब उनके साथ भगत सिंह भी गए और जब वे लोग बात कर रहे थे तब भगत सिंह कहीं चले गए। तभी अभी तक उनके पिता ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद भगत सिंह को वो लोग नहीं देखकर चिंता में आ जाते हैं। फिर वे लोग भगत सिंह को खोजने लगते हैं और थोड़ी देर तक खोजने के बाद उन लोगों को भगत सिंह कुछ रोकते हुए मिले, तो उनके पिता उनसे पूछते हैं, क्या कर रहे हो? भगत सिंह ने जवाब दिया, मैं बंदूकें रोप रहा हूँ। पिता ने पूछा, क्यों? भगत सिंह ने जवाब दिया, जब मैं बंदूकें रोपूंगा तो बंदूकें उगेंगी और उन ढेर सारे बंदूकों से मैं अंग्रेजों को मारूंगा। ये जवाब सुनते ही उनके पिता और उनके पिता के दोस्त हंसने लगे। सोचिए, इतनी छोटी सी उम्र में क्या सोच रहे थे भगत सिंह। छोटा बच्चा बंदूकें रोपने के बारे में सोच रहा है, अंग्रेजों को मारने के बारे में सोच रहा है। भगत सिंह बाकी के बच्चों की तरह अच्छे इंग्लिश स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने पिता से कह दिया था कि वो इंग्लिश स्कूल में नहीं जाएंगे, तो वो डीएवी यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक में पढ़ने गए। अब जब 13 अप्रैल 1919 यानी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग जालियांवाला बाग में रोवल्ट एक्ट के खिलाफ खड़े होने वालों को जेल से छुड़ाने के बारे में बात कर रहे थे। और तभी जनरल और डायर ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर सभी को चारों तरफ से घेर लिया और गोली चलने का आदेश दे दिया। उसमें बहुत सारे बच्चे, जवान, लड़के, लड़कियां और बूढ़े मारे गए। बहुत से लोगों ने दीवार से कूदने की कोशिश की। बहुत से लोग वहां पर जो कुआं था उसमें कूद गए, फिर भी कोई नहीं बचा। कहा जाता है कि उस कुआं में से अगर आज भी पानी निकालो तो खून के बूंदे मिलती है। जनरल और डायर ये चाहता ही नहीं था कि जो जेल में है वो बाहर नहीं आए, इसलिए उसने ऐसा किया। इस कांड के बाद उसे लंदन बुला लिया गया था। इस शाम भगत सिंह स्कूल से छुट्टी मिलते ही 50 किलोमीटर दूर जालियांवाला बाग जाकर उन्होंने वहां के लाशों को देखा और सहम गए। उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस मिट्टी को एक शीशी में भरा और घर लौटाए। घर पर सब परेशान थे, सब चिंता में थे कि भगत अभी तक घर क्यों नहीं आया। स्कूल में भी खोजा गया मगर वो नहीं मिले। फिर जब शाम को भगत सिंह घर आए तो वो सीधे अपने कमरे में जाकर रोने लगे। उनकी माँ ने उनसे पूछा, क्या हुआ, तू क्यों रो रहा है? उन्होंने जवाब दिया कि वो जालियांवाला बाग में जो हुआ उससे वो बहुत दुखी है। भगत सिंह ने जिस मिट्टी को लाया, उन्होंने उस मिट्टी को अपने भगवान के फोटो के पास रखा और रोज उसकी पूजा करते थे। भगत सिंह नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में अब पढ़ने गए। वो वहाँ ड्रामा भी किया करते थे। जब भगत सिंह की माँ ने उन्हें शादी करने के लिए कहा तब भगत सिंह ने घर छोड़ दिया,
क्योंकि वो अपनी जिंदगी देश पर कुर्बान करना चाहते थे। वो अपनी जिंदगी किसी एक लड़की को नहीं देना चाहते थे। भगत सिंह ने 1924 यानी कि 1924 में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया। भगत सिंह ने इसका नाम HRA से HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि सिर्फ देश की सेवा नहीं बल्कि समाज सेवा भी की जाए। 1925 में उन्होंने काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल और अन्य साथियों का साथ दिया था। ये साल था 1925। इसमें अशफाक उल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हो गई। भगत सिंह ने मार्च 1926 यानी कि मार्च 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। 30 अक्टूबर 1928 यानी 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में जब साइमन कमीशन आया तो उसे रोकने के लिए एक आंदोलन किया गया, जिसके लीडर थे लाला लाजपत राय। इसमें लाला जी ने भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर और अन्य लोगों को भी आमंत्रित किया। उन लोगों ने शांति से इसका विरोध किया, मगर पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इसमें लाला जी को बहुत पीटा गया। इस कारण 17 नवंबर 1928 यानी 17 नवंबर 1928 को लाला जी मारे गए। इसका बदला लेने के लिए HSRA के लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इसमें जेम्स स्कॉट को मारने का प्लान था, क्योंकि उसी ने ही लाठीचार्ज करने का आदेश दिया था। इसमें भगत सिंह, सुखदेव थापा, शिवराम राजगुरु, सीता देवी जो इन लोगों के एक साथी की पत्नी थी, सभी ने मिलकर काम किया। वो लोग पूरे से प्लान बनाकर 17 दिसंबर 1927 यानी 17 दिसंबर 1927 को स्कॉट को मारने गए थे, मगर गलती से इन लोगों ने स्कॉट की जगह सॉन्डर्स को मार दिया। इसके बाद उन्होंने जगह जगह पर पर्चा लगा दिया, जिसमें लिखा था हमने सॉन्डर्स को मारकर लाला लाजपत राय का बदला ले लिया है। अब भागने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और सीता ने मिलकर भागने का प्लान बनाया। इसमें भगत सिंह ने अपने बाल और दाढ़ी को काटकर हाई क्लास इंग्लिशमैन बनकर और सीता को अपनी पत्नी बनाकर और सुखदेव को अपना नौकर बनाकर ये लोग यहाँ से ट्रेन में बैठकर हावड़ा चले गए। देखिए, भगत सिंह को बाल कटाना, दाढ़ी कटाना नहीं था, क्योंकि वो एक पंजाबी थे। पंजाबी में ये सब नहीं कटाया जाता है। फिर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं बल्कि देश को सर्वोपरि रखा और उन्होंने ये सब कटा लिया। खैर, अब आगे देखते हैं। जब वो लोग हावड़ा चले गए तो वो लोग वहां से आगरा चले गए। यहाँ पर उन्हें जब ये पता चला कि लॉर्ड इरविन ने 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लागू करने वाले हैं, तो उन्होंने इसे रोकने का सोचा। इसमें हिंदुस्तानियों का सिर्फ नुकसान है, कोई फायदा तो था नहीं, इसलिए उन्होंने इसे रोकने का प्लान बनाया। इस प्लान में 2 लोग, रामचंद्र दास और बटुकेश्वर दत्त, लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फोड़ेंगे। ये बम बीके दत्त बनाएंगे। बम बनाने के लिए बीके दत्त को भगत सिंह ने ही मनाया था। प्लान के मुताबिक वो दोनों बम फेंकेंगे। बम फेंकने के बाद नहीं भागेंगे, वो खुद को गिरफ्तार करवा लेंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि वो टेररिस्ट नहीं है। जब सुखदेव को यह पता चला कि भगत सिंह बम केस में नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने भगत सिंह को मनाया, क्योंकि भगत सिंह से अच्छा इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता था। मगर चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह को नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि भगत सिंह उनके सबसे पसंदीदा रेवोल्यूशनरी थे। मगर जब भगत सिंह को महसूस हुआ कि उन्हें जाना चाहिए, तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को मनाया और आखिर में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही गए। इसमें सबको ये भी मालूम था कि जो जाएगा वो फांसी पर चढ़ेगा। लेकिन ये तो थे रेवोल्यूशनरी, ये कहाँ डरने वाले थे। 6 अप्रैल 1929 यानी 6 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली हॉल में बम फेंकने गए।
पहला बम भगत सिंह ने वहां पर जो लोग थे उनसे दूर फेंका, जिससे सभी जगह धुआं धुआं हो गया। दूसरा बम बटुकेश्वर दत्त ने वहां के कॉरिडोर में फेंका। उसके बाद वो लोग पर्चा फेंकने लगे, जिसमें ये 2 बिल जो लागू होने वाले थे उसको रोकने के लिए लिखा हुआ था, और ये भी लिखा था कि बड़ों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इसके बाद उन दोनों ने खुद को अरेस्ट करवाया, तो फिर दोनों को जेल ले जाया गया और उन पर केस चलने लगा। उस केस में बहुत से विटनेस लाए गए और धीरे धीरे लगभग सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद थे। जेल की हालत देखकर भगत सिंह को बहुत गुस्सा आया। कैदियों को दिया जाने वाला खाना कॉकरोच और चूहे खाया करते थे, वही खाना फिर कैदियों को खिलाया जाता था। टॉयलेट के बगल में खाना बनाया जाता था। पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर नहीं दिया, मतलब जानवरों से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। इसको रोकने के लिए भगत सिंह ने भूख हड़ताल किया। भगत सिंह के साथियों ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दिया। इसमें अच्छे खाने देने की, न्यूज़पेपर देने की और इंसानियत जैसी व्यवहार करने की मांग थी। ये भूख हड़ताल पूरे 97 यानी 97 दिनों तक चला। इस आंदोलन में जतिन दास नाम के साथी अपने प्राण खो देते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस भी अर्थी को सहारा देने आते हैं। यह भूख हड़ताल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। इसके बाद इन लोगों की बात मान ली गई। अब जो ट्रायल चल रहा था उसमें बहुत नाइंसाफी हो रही थी। किसी को भी विटनेस बनाकर ला दिया जा रहा था। पुरानी फाइल्स खोली जा रही थी। ये ब्रिटिश अब यही चाहते थे कि किसी भी तरह इनको मार दिया जाए। भगत सिंह को लगा था कि यहाँ इंसाफ होगा, मगर नहीं। आखिर जो जज थे वो भी तो गोरे थे, आई मीन ब्रिटिश। तो भगत सिंह ट्रेन में जाने से मना कर दिया। उनका कहना था होता तो वही है जो ये ब्रिटिश चाहते हैं, तो हम क्यों जाए। आखिर में 7 अक्टूबर 1930 यानी 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर चढ़ा देने का आदेश आया। कहा जाता है कि गांधी जी के और भगत सिंह के संबंध अच्छे नहीं थे, मगर ये बात गलत है। भगत सिंह गांधी जी की रेस्पेक्ट करते थे और गांधी जी भगत सिंह की, मगर उन दोनों के ख्यालात नहीं मिलते थे। लेकिन दोनों का पर्पस तो एक ही था, दोनों देश को आजाद कराना चाहते थे, बस तरीके अलग थे। अब ये सवाल आता है कि लॉर्ड इरविन पैक्ट के मदद से गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। ऐसा नहीं है, गांधी जी ने बचाने की कोशिश की थी। उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक लेटर भी लिखा था, मगर लॉर्ड इरविन मानने को तैयार ही नहीं था। फिर भी गांधी जी ने पूरी कोशिश नहीं की। अब आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी ने पूरी कोशिश क्यों नहीं की। मेरे हिसाब से ये भी तो हो सकता है कि गांधी जी समझ गए होंगे कि भगत सिंह शहीद होना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि असेंबली में बम फेंकने से पहले इन्हें ये तो मालूम था कि अब ये लोग नहीं बचेंगे। भगत सिंह तो शहीद होना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो शहीद होंगे तो देश में क्रांति आएगी। हो सकता है कि गांधी जी समझ गए होंगे ये सभी बात, क्योंकि गांधी जी तो एक विजनरी लीडर थे, मतलब एक दूरदर्शी नेता थे। गांधी जी ने 1922 यानी 1932 में चौरी चौरा कांड होने के कारण नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। फिर वही गांधी जी ने 1942 में यानी 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया और करो या मरो का नारा दिया, मतलब हमें आजाद करो या मरो। क्योंकि गांधी जी ने पहले सब देशवासियों का दिल जीता, फिर उन्हें देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन में हासिल किया। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, मैंने किसी के भी तरफ से नहीं बोला है। आखिर आपको जो सही लगे। अब जब भगत सिंह के घर वालों को पता चला कि भगत सिंह को फांसी होगी, तो उनके परिवार वाले
उनसे मिलने आए। हालांकि सुखदेव और राजगुरु से मिलने कोई नहीं आया, हो सकता है कोई पर्सनल प्रॉब्लम। अब ये जो ब्रिटिश है वो समझ चुके थे कि अगर इन तीनों को फांसी हुई तो लोग हमें मार देंगे, तो उनकी फांसी की डेट को चेंज किया गया। उन्हें एक दिन पहले मारने का प्लान बनाया गया। जब भगत सिंह को फांसी पर चढ़ने के लिए बुलाया गया तब वो अपने फेवरेट रेवोल्यूशनरी लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। जब जेलर ने उनसे कहा कि चलो तुम्हें फांसी देना है, तो भगत सिंह ने कहा, देखते नहीं एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, 2 मिनट रुको। जब तक भगत सिंह ने पूरी किताब पढ़ ली तब वो फांसी पर गए। फांसी के फंदे तक जाते जाते भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु एक आखिरी गाना गाते गाते जा रहे थे। वो गाना है, कभी वो दिन भी आएगा कि आजाद होंगे हम, ये अपनी जमीन होगी, ये अपना आसमां होगा, शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बार मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और बोले, हम जल्द ही मिलेंगे। ये बोलते ही उन तीनों ने फांसी के फंदे को चूमा और अपनी शहादत दे दी। उन्होंने अपनी शहादत 23 मार्च 1931 यानी 31 मार्च 1931 यानी 31 मार्च 23 मार्च 1931 को उन्होंने शहादत दी, यानी 23 मार्च 1931 को उन्होंने अपनी शहादत दी। अब ब्रिटिश को ये तो मालूम था कि लाश को बाहर लेकर गए तो हम नहीं बचेंगे, तो उन्होंने लाश के टुकड़े टुकड़े कर झेलम नदी के पास फेंक दिया। बाद में गांव के लोगों ने लाश को खोजकर अंतिम संस्कार किया। किसी भी इंसान को मारना आसान है, परंतु उसके विचारों को नहीं। महान साम्राज्य टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, जबकि उनके विचार बच जाते हैं। ये भगत सिंह ने कहा था। ये थे भगत सिंह के बारे में कुछ बातें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अब मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई उसके लिए माफ कीजिएगा।